वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। एक बहुत बड़ा हफ्ता दोस्तों एमएमए वर्ल्ड का और एक छोटा सा हफ्ता अपनी लाइफ का। दोस्तों बात करेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो कि निकल के आ रही हैं पिछले एक हफ्ते में। और दोस्तों क्योंकि लास्ट वीक था हमारे पास एक बहुत बड़ा कार्ड, ऑब्वियसली उसका असर अभी भी दोस्तों चल रहा है। दोस्तों हालांकि लास्ट वीक का जो इवेंट था, जिसका जो एंड है, शायद वो बेस्ट तरीके से नहीं हुआ, लेकिन जो मज़ा हमें आया इस पूरे इवेंट को कवर करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेसिकली हमारी वेन्स और भी बहुत कुछ दोस्तों। आई थिंक चाहे आप फ़ैन हो कॉर्नर के या नहीं हो, चाहे उनको आप हेट करते हो या उनको लव करते हो, दोस्तों जब कॉर्नर फाइट करते हैं तो दोस्तों वो फाइट दोस्तों बहुत ही अलग होता है। और वो हमने एक साथ देखा फिर से एक बार और लास्ट वीक। और हालांकि अब इस फाइट को भी लगभग एक हफ्ता हो गया है, बट दोस्तों फिर भी उसका असर है वो अभी भी चल रहा है। बातें इस बारे में अभी भी चल रही हैं। तो दोस्तों बात करेंगे उन सब न्यूज़ के बारे में और बात करेंगे जो फाइट्स होने वाली हैं कल उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। लास्ट वीक बहुत अच्छा वीक था एमएमए फैंस के लिए, यूएफसी के लिए और हमारे लिए। दोस्तों हमने जो मज़ा किया पिछले हफ्ते, आई होप कि मुझे बहुत मज़ा आया, तो एंड आई आल्सो होप कि दोस्तों मज़ा आपको भी बहुत सारा आया होगा। दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच। और दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस वीक मैं कहीं पे जा रहा था, आई वॉज ट्रैवलिंग, और उस चक्कर में 10 घंटे मैं बैठा हुआ था। ट्रैवलिंग करना 10 घंटे इस गर्मी में, और मैं कल रात में घर पहुंचता हूं। आज सुबह मुझे लगती है मेरी फर्स्ट वैक्सीन, और आई एम नॉट श्योर कि असर वो किसका है। मैंने ट्रैवल किया कल पूरा दिन कम पानी पी के, बिकॉज ज़्यादा पानी पीने से फिर आपको बार बार यू टू टेक ब्रेक। खाना पीना ढंग से नहीं हो पाया, गर्मी थी। आज मैंने वैक्सीन ली, सो आई एम नॉट श्योर कि वो असर है वो कल का जो मैंने किया ट्रैवल उसका है, या मैंने आज वैक्सीन ली है उसका है। बट आई एम फीलिंग थोड़ा कुछ आज अजीब सा। सो अगर लगे कि थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन है, थोड़ा मैं धीरे बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ डोंट माइंड। ये असर है कुछ ऐसी चीज़ों का जिस पे मेरा आज कोई मेरा कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं भावनाओं के साथ करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की। दोस्तों कल है यूएफसी फाइट नाइट। कल है माखाचेव वर्सेस मोइसेस यूएफसी फाइट नाइट, पहला मेन इवेंट फॉर इस्लाम माखाचेव। और क्योंकि ये उनका पहला मेन इवेंट है, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो बातें हैं वो उन पे कल होंगी। ये जो दोस्तों इवेंट है ये होने वाला था ओरिजिनली कोरी सैंडहैगन वर्सेस टीजे डिलेशॉ, और क्योंकि इस फाइट से बाहर हो गए थे डिलेशॉ बिकॉज ऑफ एन इंजरी, अब जो को मेन इवेंट था यहाँ पे माखाचेव वर्सेस मोइसेस, वो बन गया था मेन इवेंट। बट दोस्तों इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इस्लाम को। हमने पहले भी कई बार बात की है कि नॉर्मली एक फ़ाइटर को एक बड़ा नाम पाने के लिए कुछ मेन इवेंट से वो जीतने पड़ते हैं, और यहाँ पे हालांकि यूसी फाइट नाइट है, छोटा इवेंट है, बट फिर भी दोस्तों मेन इवेंट करना यूसी फाइट नाइट को एक पहला स्टेप है, पहला बड़ा स्टेप होगा इस्लाम के लिए कि वो आगे जाके और भी बड़ी बड़ी चीज़ें करें। दोस्तों मोइसेस इज़ नॉट ए इजी फाइट। मोइसेस 3 फाइट की विन स्ट्रीक पर है, और क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग फाइट है, और इस्लाम शायद ये बात को समझते होंगे, यहाँ पे जीतना और करना कॉल आउट नेक्स्ट फाइटर को। हालांकि जो भी अब इंटरव्यू दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आई कैन फाइट आरडीए, मैं फाइट कर सकता हूँ टोनी से, किसी और से। बट फाइट जीतने के बाद, अगर वो फाइट वो जीतते हैं ये वाली, तो उसके बाद जो करेंगे कॉल आउट इंटरव्यू में, वो दोस्तों होगी सही कॉल आउट। और वहाँ पे वो जिससे फाइट करना चाहते हैं उसका नाम अगर वो लेंगे, तो उस पर दोस्तों ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा उसका असर पड़ेगा, बजाय आप इंटरव्यू में बोल रहे हो कि फाइट दिस। यस अच्छी बात है, लेकिन एक नाम लीजिए फाइट के बाद। और शायद इसलिए यूएफसी कहती है कि अगर आप करते हैं कॉल आउट तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है यूएफसी के ऊपर कि हे क्या नेक्स्ट फाइट है, हम ये करें। सो दोस्तों अच्छी फाइट है। मोइसेस इज़ अ टफ ओपोनेंट, माखाचेव के लिए बहुत बड़ी फाइट है, उनके लिए एक ये पहला बड़ा स्टेप है। तो दोस्तों ये फाइट दोस्तों हम कल देखेंगे, और कल हमारा दोस्तों लाइव Q&A भी है 12 बजे, तो हम बात करेंगे दोस्तों इस फाइट के बारे में, क्या हुआ इस फाइट में।
दोस्तों सेम फाइट में हमारे पास है कोई मेन इवेंट में वापस आ रही है मीशा टेट एक बहुत लंबे गैप के बाद। दोस्तों मीशा टेट अगर आप नहीं जानते कौन है तो शी इज़ अ फॉर्मर वेट चैम्पियन। और जब हॉली होम ने हराया था रोंडा को, उनका जो फर्स्ट डिफेंस था उनकी बेल्ट का, उसमें वो हार गई थी अगेंस्ट मीशा और तब वो चैम्प बनी थी। उसके बाद में वो हार जाती है नेक्स्ट फाइट में ही अगेंस्ट अमांडा और वो अभी भी चैम्पियन है। तो दोस्तों एक बहुत लंबे गैप के बाद वापस आ रही है मीशा। इंटरेस्टिंग, बट एक इतने लंबे गैप के बाद आई एम नॉट श्योर कि क्या उनसे हम क्या उनसे हम रखी उम्मीदें कि क्या करेंगी वो, क्योंकि इस लेवल पे जाके आप फाइट की से दूर हो गए, लंबा गैप लेने के बाद वापस आना फिर से फाइट करना। सो ज़्यादा होप्स नहीं है, बट मगर वो जीतती हैं ये फाइट तो एटलीस्ट जो विंडो है कि वो फिर से फाइट कर सकती हैं बेल्ट के लिए वो एटलीस्ट खुल जाएगी। और एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे, शायद इसके बाद एक फाइट और दो फाइट और मे भी हम बात करेंगे कि शायद ये रीमैच हो सकता है मीशा वर्सेस अमांडा का या मीशा वर्सेस हॉली होम का भी क्योंकि उनसे वो ये फाइट है वो जीत गई थी। दोस्तों इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर वुमेंस मिडवेट डिवीजन। सो हमारे पास दो बड़ी फाइट है कल, UFC फाइट नाइट मखाचेव वर्सेस मोइसेस, और दोस्तों कल ये स्टार्ट होगा सुबह 7:30 बजे। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे इन दोनों फाइट्स के बारे में हमारी लाइव Q&A में 12 बजे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो मेन स्टोरी है इस एपिसोड की, अब वो है ऑब्वियसली कॉनर मैकग्रेगर। दोस्तों हालांकि ये फाइट हुई अब एक हफ्ता हो गया है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया है, आज है शनिवार। और जो जो वो इवेंट हुआ, जिस तरीके से इवेंट वो एंड हुआ, हालांकि नॉर्मली जब एक इवेंट एंड होता है तो बहुत से सवाल हैं वो उनके आंसर में मिल जाते हैं उस फाइट के अंदर ही, बट इस इवेंट के बाद जो सवाल हैं वो बढ़ गए। और सवाल था जो बार बार हम देख रहे थे, पूछ रहे थे, वो ये था कि ये इंजरी कैसे हुई। और हालांकि हमने बात की पहले कैसे कि इंजरी अगर हुई है हमारी फाइट के अंदर तो डजेंट मैटर वो कौन से पॉइंट पे हुई है, वो इस किक से हुई है, उस किक से हुई है, ब्लॉक करती यहाँ से हुई है, वहाँ से हुई है, डजेंट मैटर जब तक कॉर्नर नहीं आके खुद बताते। और वही हुआ दोस्तों, वही हुआ, कॉर्नर ने खुद आके बताया कि ये इंजरी है, ये कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कैसे कि इस फाइट कैंप में ही उनका जो एंकल है वो उनको इशू दे रहा था और वो इस पूरे फाइट कैंप में परेशान थे इस इंजरी से। वो अपने रैप करके अपने एंकल को वो फाइट कर रहे थे। बहुत सारे जो उनकी स्पारिंग सेशंस हैं, उनका एंकल है, उन्होंने रैप करके उनसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और जो उन्होंने डाली फ़ोटो, बहुत सारी जो फ़ोटोज़ आई हैं, ये साफ़ है कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है, ये एक बहाना नहीं है, ये सच्चाई है कि यस, कॉनर मैकग्रेगर इस फाइट से पहले इस फाइट कैंप में इंजर्ड थे, या एटलीस्ट ये कह सके कि ही वॉज नॉट 100%। वो रैप करके अपने एंकल को, अपने पूरे पैर को, जिसकी दिखाई दे रहा है इस पिक के अंदर, वो ट्रेन कर रहे थे। जो उन्हें बताया, एक बात बताई बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये थी कि UFC से पूछिए आप, डेना वाइट से पूछिए कि क्या थी वो इंजरी, कैसे ये हुआ, क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे हैं। और उन्हें बताया कि इस फाइट कैंप में उनके पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे उनके पैर में और एंकल इश्यूज़ थे। तो यहाँ पे दो इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर होना उनकी शिन बोन पे, जो कि यानी कि माइन्यूट फ्रैक्चर हैं, फुल फ्रैक्चर नहीं है, और एंकल है वो उनको इशू दे रहा था उसी सेम पैर पे, और इसकी वजह से उनको लगता है शायद इसकी वजह से उनका लेग है वो ब्रेक हुआ। और दोस्तों ये बहुत दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कॉर्नर हमेशा जाने चाहते हैं कि वो फाइट से कभी पुल आउट नहीं करते, राइट। और ऐसा पहली बार हुआ भी नहीं है अगेंस्ट होजे अल्डो फर्स्ट फाइट जो कि नहीं हो पाई थी। उस फाइट कैंप में भी जो उनका जो नीज़ है वो इशू दे रही थी। अगर आप उनके फैंस हैं, अगर आपने उनकी तो जो उनकी एक फेमस डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो उसमें दिखाते हैं कैसे कि एक स्पारिंग सेशन में कैसे जो ओवन रोडी है वो उनको दे वर डूइंग स्पारिंग ऑन ग्राउंड लाइक दे वर डूइंग रेस्लिंग प्रैक्टिस, और उस टाइम पे उनको जो नी है वो पॉप करती है, और फिर वो सारा कैंप है वो उसी पॉप नी के साथ है वो स्पेंड करते हैं। और जब होजे अल्डो इस फाइट से बाहर हो जाते हैं, उनके सामने आते हैं चैड मेंडिस एज ए रिप्लेसमेंट, वो फाइट उनसे जीत जाते हैं। और जो पोस्ट फाइट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कॉर्नर कहते हैं कि
इस फाइट में जाने से पहले मेरे पास जो इंजरियाज थी वो होजे ऑल्डो की इंजरी से ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा सीवियर थी। बट मैं फाइट से पुल आउट नहीं करता। और फिर से उन्होंने एक बार ऐसा वही किया। यहाँ पे इंजरीज हैं और आई नो कि दोस्तों नॉर्मली चाहे कोई भी फाइटर हो, किसी भी लेवल पे हो, फाइट में जाना 100% बहुत मुश्किल होता है। छोटी मोटी इंजरीज, छोटे मोटे चीज़ें वो होती रहती हैं, आई एग्री। लेकिन एक ऐसी इंजरी जो अल्टीमेटली रीज़न बन गई आपके पैर के टूटने का, जो रीज़न बन गई एक तरीके से फाइट के रुकने का और आपके हारने का भी, दोस्तों वो एक बड़ी बात है। सो क्या यूएफसी इस बारे में जानती थी? ऑब्वियसली कहने का मतलब कि यस, कि वो जानती थी। बट कितना जानती थी? क्या सिर्फ एंकल इश्यूज़ के बारे में भी पता था, या जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स उनके बारे में पूरा उनको पता था, या सब कुछ उन्हें पता था कि हाँ, ये इश्यू चल रहे हैं? बट क्योंकि एक इतनी बड़ी फाइट थी, क्योंकि इतना बड़ा फाइट कार्ड था, किसी ने कुछ नहीं कहा। फाइट होती है और उन छोटी-मोटी इश्यू जो कि अब हमें पहले लग रहे होंगे कॉनर को या यूएफसी को, उसकी वजह से एक बड़ी मेजर इंजरी हो गई। उसकी वजह से जो सबसे बड़ा बड़ा फाइटर है यूएफसी का, वो अब पता नहीं कब फाइट करेगा। बिकॉज़ हमने उस टाइम पे, कॉनर ने, उनकी टीम ने, यूएफसी ने, उनकी टीम ने उस टाइम समझा कि हे, ये छोटा इशू है और वी कैन गो अहेड एंड फाइट। तो दोस्तों बहुत दोस्तों ये इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे नॉर्मली फाइटर्स हैं वो ऐसी छोटी मोटी इंजरीज को वो कर देते हैं इग्नोर, कि है इट्स ओके, छोटी सी बात है, आई कैन ट्रैप माई अंकल एंड ट्रेन। तो जो उनकी ट्रेनिंग है वो इससे डेफिनेटली दोस्तों उस पर असर पड़ रहा था। इसलिए वो कह रहे थे कि कुछ टाइम पे मैं सिर्फ कर रहा था ग्राउंड प्रैक्टिस, बिकॉज जो एंकल है वो मुझे इशू दे रहा था। और ये बात को का जो इसको जो न्यूज़ है इस बात की, वो पता थी यूएफसी को। और हालाँकि दोस्तों ये एक्सक्यूज़ नहीं है। डेफ़िनेटली अगर ये फाइट वो जीत जाते तो भी हमें ये बात पता चलती, नो डाउट। जस्ट लाइक जब वो उनकी जो विन हुई थी अगेंस्ट चैड मेंडिस, उसके बाद में हमें न्यूज़ आई थी कि येस, ही वाज़ इंजर्ड इन द फाइट कैंप। बट कि वो एक इतनी बड़ी फाइट थी, एक इतना बड़ा माहौल था उनके उनके फ़ेवर में। सो कॉर्नर ने कहा कि हे, इस फाइट से बाहर निकलना अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, फैंस के लिए, और लेट्स जस्ट फाइट। और फिर से उनका वही जो सेम मेंटालिटी है कि आज भी वो उसी में जी रहे हैं कि हे, आई विल नॉट पुल आउट, मैं फाइट से बाहर नहीं निकलूँगा, मैं फाइट करूँगा। और वो अल्टीमेटली एक रीज़न बन गया एक इतनी बड़ी इंजरी का, जो कौन जानता है कितनी लंबी चलेगी, कितना टाइम लेगा उससे वो हील होने में। सो दोस्तों, इससे हमारा जो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है, इससे लिंक्ड है, वो ये कि क्या होगा उनके फ्यूचर का? क्या होगा कॉर्नर के फ्यूचर का? सो आई फ़ील कि जिस तरीके से कॉर्नर अपने पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं कि यस, मैं वापस आऊँगा। ऑब्वियसली जब हमारे पास फाइटर हैं जैसे कि एंडरसन सिल्वा, जो वापस आते हैं इतनी बड़ी इंजरी के बाद, क्रिस फाइडमैन जो कि कह रहे हैं कि ही विल कम बैक, कॉर्नर उन सब से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ पैसा, फेम बहुत आगे हैं, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं वापस आऊँगा और मैं फाइट करूँगा। बट क्या वो फाइट डेफ़िनेटली होगी? कब होगी? किसके साथ होगी? क्या वो फोर्थ फाइट होगी अगेंस्ट जस्टिन पोरिये? या वो होगी अगेंस्ट अ डिफरेंट अपोनेंट? या वो होगी इन बॉक्सिंग वर्ल्ड? दोस्तों बहुत सारे सवाल दोस्तों हैं जो कि अब हम पूछ रहे हैं कि क्या होगा आगे जाके। वापस तो शायद वो आएँगे, आई फ़ील सो। बट किस रूप में? और दोस्तों अभी तो क्या है, उनकी जस्ट सर्जरी हुई है कुछ दिनों पहले। जब वो फिर से जब वो चलना स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे प्रेशर डालेंगे पैर के ऊपर, एंड पैर तो कुछ चलना है, उस पे को यूज़ करना है पैर को, फिर वॉक करना है, फिर रनिंग करनी है। दोस्तों इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और उस टाइम पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएँगे मेंटली कि अरे नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, ये सेम लेग नहीं है मेरा अब, पहले कुछ और था, अब सेम पावर नहीं है। हू नोज़ क्या-क्या होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आई थिंक कि वापस ओनर आएँगे, चाहे वो किसी भी किसी भी शेप में आए, किसी भी फॉर्म में आए, अगेंस्ट पोरिये, अगेंस्ट किसी और फाइटर के साथ, या अगेंस्ट बॉक्सर्स, बट वो वापस दोस्तों वो आएँगे। बट दोस्तों यस, ये एक सवाल है जो कि हम जब तक पूछते रहेंगे जब तक वापस नहीं आते कॉर्नर। एंड इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन।
सबसे बड़ा स्टार यूएफसी का, 1.8 मिलियन बाइज, आई मीन सेकंड बिगेस्ट पेपर व्यू फॉर यूएफसी। या हेट हिम और लव हिम दोस्तों, कॉनर जब वापस आएंगे वो फिर से एक बड़ा इवेंट होगा, वो फिर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, वो फिर से रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, और फिर से चाहे उनका पसंद करते हैं या नहीं करते, फिर से हम उनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ही इज़ कॉनर मैकग्रेगर। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि अ, अगर आपके पास फैंस हैं, विन लॉस, उससे आप ऊपर उठ जाते हैं। और आई थिंक कॉनर, आई थिंक उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो यस, इस फाइट के बाद डेफिनेटली बहुत सारे सवाल लग गया है कि इज ही सेम फाइटर, जो कि लग रहा है शायद वो नहीं है। और हम बात दोस्तों करेंगे उसके बारे में कि जो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, एक्ट किया, फाइट से पहले, फाइट के बाद, फाइट के बीच में, क्या उसका मतलब था। पर दोस्तों यस, सवाल बहुत सारे हैं हमारे मन में, फैंस के मन में, और शायद धीरे धीरे ही हमें उनका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, और वो है डस्टिन पोरिये के बारे में। डस्टिन पोरिये ऑब्वियसली पैसे गिन रहे होंगे। लोग कह रहे हैं कि जो उनका जो बेस पर्स था वो था इस फाइट के लिए $1 मिलियन, और बिकॉज उनको मिल रहे थे इस फाइट के लिए पेपर व्यू पॉइंट्स, तो आई थिंक उन्होंने कमाए होंगे लगभग $5 से $8 मिलियन, जो कि बड़ी अमाउंट है। आई मीन डस्टिन पोरिये का सबसे बड़ा पेडे होगा ये फाइट, और आई थिंक वो बहुत खुश होंगे। और इसलिए आई फील कि इस फाइट के बाद, हालांकि ओके, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, बट जो नेट डियाज ने किया था एक विन के बाद, क्या वो सेम इफेक्ट आपको दिख रहा है विद डस्टिन पोरिये 2 विन के बाद? जब नेट डियाज जीत की जब फर्स्ट फाइट थी, जब वो आए थे डिफीटेड कॉर्नर, उसके बाद में जो उनका हाइप बनी थी, क्या वैसी हाइप आपको लग रही है, बन रही है फॉर डस्टिन पोरिये? ये एक दोस्तों बड़ा सवाल है, लेकिन पैसा दोस्तों है वो डेफिनेटली उनको मिल रहा है। एंड आई फील कि जो पैसा है, लास्ट फाइट जो उनकी हुई थी सेकंड फाइट, उसमें उनको बहुत पैसा मिला होगा, बट इस फाइट में वो उससे और ज़्यादा पैसा उन्हें मिला है। एंड इट्स ऑब्वियस कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें शायद 5 से 8 भी मिला होगा फॉर दिस फाइट। 5 to 8 मिलियन डॉलर दोस्तों, इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है। अगर आप इतने बड़े स्टार नहीं हैं यूएफसी के, तो यस दोस्तों, इट्स लाइफ चेंजिंग मनी, इट्स रेड 29। दोस्तों कोबी कविंटन, अब यहाँ पे कोबी कहाँ पे बीच में आ रहे हैं? सो कोबी ने इस फाइट से एक हफ्ते पहले कुछ इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे वो कहते हैं कैसे कि मेरे पास एक ऐसी क्लिप है, एक ऐसी वीडियो मेरे पास है, जहाँ पे डस्टिन पोरिये अपनी हबीब कैंप के दौरान एक टीममेट को, एक एक ऐसे फाइटर को जिसके पास हेड गियर नहीं है, उसको नॉकआउट करते हैं, और फिर बच्चे उसकी हेल्प करने के बोलते हैं एंड न्यू। और उस टाइम पे लगा कि शायद कि ये जब आई ये वीडियो तो बहुत बड़ी बात होगी, और वो वीडियो आती है फाइट से जस्ट पहले, वेरी गुड टाइमिंग को भी। और वो जब मैंने देखी वीडियो, आई फेल्ट कि ये एक इतना बड़ा इशू नहीं है। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि बहुत इमेज ख़राब हो जाएगी डस्टिन पोरिये की, या क्या ख़राब हो सकती है इस वीडियो से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज जो फाइटर है वो सही सही सलामत था, वो क्यों नहीं हुआ, बस वो गिर गया और उठ गया, मतलब वो अपने होशो हवास में था। सो वहाँ पे जो बात है उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फाइट से पहले कोबी आते हैं, हर फाइट से जो होती है बड़ी फाइट से पहले कोबी आते हैं और देते हैं कि mybookie.com, जो कि उनके स्पॉन्सर हैं, आप बुक कीजिए, बैटिंग कीजिए। और उसके बाद में वो अपने कपड़े, मतलब वो रॉब में होते हैं, वो खोलते हैं और उनके अंडरवियर पे फ़ोटो लगा होता है डस्टिन की वाइफ जोली पोरिये का। और वो दोस्तों एक बहुत एक वियर्ड सा एक वियर्ड ट्राई था करने का हाइप इस फाइट को, या करना कैच कि हे मुझसे फाइट करो। एंड आई फील कि इस तरीके से करना कॉल आउट डस्टिन पोरिये को दिखाता है कि शायद कोबी ने बहुत समझा होगा कि हे, आई थिंक जिस तरीके से चल रहा है करंट टाइम, आई फील कि यहाँ पे अगर मैं फ़ाइट करूँ कि डस्टिन पोरिये, वो एक बड़ी फ़ाइट हो सकती है। ऑब्वियसली डस्टिन पोरिये ने कई बार कहा है कि वो फाइट कर सकते हैं 170 डिवीजन में नेट डियाज के खिलाफ, और यहाँ पे शायद कोबी कहीं से बीच में आके है मुझसे फाइट करो, ऐसा वो कह रहे हैं। बट यहाँ कोई रियल बीफ नहीं है। दोनों फाइटर हैं वो सेम टीम में थे पहले, AT&T, सॉरी ATT, और उस टाइम पे दोनों फाइटर हैं वो कई बार उनके कुछ इशू हुए थे,
ऑब्वियसली अब उनको अब बाहर वहाँ से आ गए हैं, कोबी कविंटन, वो कहीं और ट्रेन करते हैं। बट वो बार-बार पोक कर रहे हैं डस्टिन पोरिये को। वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी फ़ाइट है, कम बजाय फ़ाइट करने के अगेंस्ट ओलिवेरा, मुझसे फ़ाइट करो 170 में, वो बड़ी फ़ाइट होगी। और शायद वो सही भी हैं। अ, बट शायद जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं, जो उनकी टाइमिंग थी, वो शायद सेंस नहीं कर रहा था। बट येस, यू नो अगर फ़ोकस उनको चाहिए था, ध्यान चाहिए था लोगों का, तो ये सुनने को मिल गया है। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं आज इस चैनल पे। एंड डेफिनेटली दोस्तों, पोरिये हालाँकि उस टाइम पे अभी अपने पैसे गिन रहे होंगे, बट येस को डस्टिन पोरिये ने इसके बारे में देखा होगा कि ये ऐसा कुछ किया है कोबी ने। तो पॉसिबल है कि ये फाइट दोस्तों हमें मिले देखने को। और जो जो प्लान था डस्टिन पोरिये का, वो ये था कि आई विल विन द बेल्ट एंड शायद आई विल मूव ऑन टू 170 पाउंड। तो दोस्तों वो पॉसिबल है। नेट डियाज़ फाइट, नेट डियाज़ वर्सेस डस्टिन पोरिये, कोबी वर्सेस डस्टिन पोरिये, दे आर टू बिग फाइट्स इन वेल्टरवेट डिवीजन, जो हमेशा अब वो सेट हो गई हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग, बट येस थोड़ी सी वियर्ड लगा मुझे कोबी, वो दैट अंडरवियर एंड ऑल दोस थिंग्स, बिट वियर्ड। कोबी, कम ऑन यार, आई मीन यू आर बेटर देन दैट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि है हमारी पोस्ट ऑफ द वीक। और दोस्तों हमारी पोस्ट ऑफ द वीक है वो भी इसी टॉपिक से है, वो मिलती जुलती है। तो पोस्ट है कि हमारे पास जो सबसे 3 बड़े सुपरस्टार हैं यूएफसी के, कॉनर मैग्रेगर, नेट डियाज, होरे मास्विडाल, उन सब के पास जो लास्ट 2 फाइट में वो लॉसेस हैं। कोबी सॉरी कॉनर हारते हैं डस्टिन पोरिये लास्ट 2 फाइट। नेट डियाज हार चुके हैं लास्ट फाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, उससे पहले अगेंस्ट होरे मास्विडाल। यहाँ पे हार चुके हैं होरे मास्विडाल लास्ट 2 फाइट्स अगेंस्ट कमारू उस्मान। और ये जो तीनों फाइटर हैं दोस्तों, ये आज की डेट में सबसे बड़े स्टार हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर व्यू नंबर्स, राइट। और इन सब फाइटर्स का लगातार फाइट हारना, 2-2 फाइट हारना, ये दिखाता है कि यूएफसी में आपको बड़ा स्टार बनने के लिए हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप फ़ैन फेवरेट हैं, अगर आप लोगों के चहेते हैं, आपके पास एक फॉलोइंग है, तो फैंस आपको सपोर्ट करेंगे। बट कब तक? सवाल है दोस्तों, कब तक? यहाँ पे जो लास्ट फाइट थी नेट डियाज की अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, वी हैड मेन इवेंट यहाँ पे थे। हमारे चैम्प फॉर द यूएफसी मिडलवेट डिवीजन अडेसानिया, और उसके बावजूद भी दोस्तों जो पूरा इवेंट था उसने क्रॉस किए लगभग शायद 7 लाख बाइस, जो कि एक इतना बड़ा नंबर नहीं है। शायद कि एंड आई फील कि ऐसा इसलिए बिकॉज नेट डियाज नहीं थे मेन इवेंट में, या नेट डियाज फाइट करे थे अगेंस्ट एक थोड़ा सा एक रिलेटिवली अननोन गाय। जब उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट होरे मास्विडाल, वो एक बड़ी बात थी, एक बड़ी फाइट थी। बट आई डोंट थिंक सो कि लगातार आप ऐसे हार सकते हैं। होरे मास्विडाल लास्ट 2 फाइट हार गए अगेंस्ट करंट चैम्पियन कमारू उस्मान। क्या होगा थर्ड फाइट में अगर वो हार जाते हैं तो दोस्तों वो होगा देखना बहुत इंटरेस्टिंग। बट येस, एज ऑफ नाउ ये जो 3 नाम हैं, कॉनर, नेट, होरे, ये सबसे बड़े स्टार हैं यूएफसी के। अगर बात करें कि हाउ मच मनी दे गिव बैक टू यूएफसी, यस, और इनका लगातार फाइट्स हारना और फिर भी रहना टॉप पे दोस्तों, ये बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है। बट आई फील कि ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। आपको फाइट जीतनी होगी अल्टीमेटली, और आई थिंक प्रेशर होगा अब इन सब पे, नेट पे, होरे पे, कॉर्नर पे। पर दोस्तों ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे आज के टाइम पर भी, जहाँ पे हम करते हैं बात अनडिफिटेड स्ट्रीक, 30 एंड वट एवर, और वहाँ पे भी ऐसे नाम हैं जो कि फाइट हारने के बाद भी दे मेंटेन देयर स्टारडम, दे मेंटेन देयर फैंस, दे मेंटेन देयर फॉलोअर्स। और ये दिखाता है कि अगर फैंस हैं वो आपके साथ हैं दोस्तों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या चल रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट है वो है न्यू बुकिंग्स, और इसलिए हमारे पास एक जो नाम है बड़ा, वो है आज रिटर्न ऑफ निक डियाज, और वो वापस आ रहे हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट रॉबी लॉलर। दोस्तों ये एक बहुत दोस्त इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। निक डियाज अपने आप में उनकी एक कल्ट फॉलोइंग है। निक डियाज की जो लास्ट फाइट हुई थी वो हुई थी 2015 में अगेंस्ट एंडरसन सिल्वा। दोस्तों वो फाइट वो हार गए थे, बट उस फाइट के बाद
इन ड्रग टेस्ट उनको उनको करता है बैंड उसाडा बिकॉज़ उनके अंदर पाया जाता है मैरिजुआना। हालाँकि अब वो अब वो लीगल हो गया है, वो तो उस टाइम पे एक बड़ी बात थी। और फ़ाइट करना एक लगभग 6 साल के गैप के बाद, दोस्तों एक बहुत बहुत ही बड़ा गैप है। रॉबी लॉलर के साथ की फ़ाइट तो उससे पहले हो चुकी है। उनकी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट रॉबी लॉलर 2004 में, लगभग 17 साल पहले। और फिर से एक बार यूएफसी ने ये फ़ाइट ये बुक की है। निक डियाज़ वापस आएँगे और पहली और 6 साल बाद वापस आने के बाद वो फ़ाइट करेंगे अगेंस्ट एन सेम अपोनेंट जो कि था उनका लगभग 17 साल पहले, रॉबी लॉलर। दोस्तों रॉबी अपने अपने टाइम के एक बहुत ही यूनिक फाइटर थे। हालाँकि इस टाइम पे जो उनका जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। उनके पास अभी 4 फाइट की लॉस की स्ट्रीक चल रही है। वो हार गए थे अगेंस्ट नील मैग्नी, अगेंस्ट कोबी कविंटन, अगेंस्ट बेन एस्क्रेन, अगेंस्ट आरडीए। सो दोस्तों नॉट ए गुड टाइम फॉर रॉबी। बट जब रॉबी अपनी पीक पे थे, जब रॉबी चैंप थे और जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट रॉरी मैकडोनाल्ड, अगेंस्ट कार्लोस कॉन्डेट, सो वो तो बहुत ही अच्छी फाइट थी अगेंस्ट जॉनी हेंड्रिक्स। सो पीक रॉबी दोस्तों अपने टाइम में एक अलग ही दोस्तों फाइटर था। और यहाँ पे आई थिंक ये फाइट बुक करना, आई थिंक यूएफसी ने बहुत सोच समझ के फाइट बुक की है। निक डियाज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और उनको सीधा फेंकना एक अगेंस्ट अ टॉप गाय सही नहीं होता। जब हम आई थिंक न्यूज़ की में भी वो फाइट करेंगे अगेंस्ट हमज़त, आई सेड कि नो, नो, प्लीज़ नो, बिल्कुल नहीं। ये फाइट दोस्तों सेंस करती है। रॉबी लॉलर एक ऑब्वियसली फॉर्मर अपोनेंट, वहाँ पे हिस्ट्री है, ये रीमैच है एक तरीके से। और हमारे पास निक डियाज़ हैं जो वापस आ रहे हैं एक लंबे गैप के बाद। इट्स अ परफेक्ट स्टोरी, इट्स अ परफेक्ट फाइट। और कौन जानता है कि इस फाइट में वो कैसे दिखाई देंगे। और यहाँ पे उनको करना पुश अगेंस्ट ए रियल टॉप 5 का है दोस्तों, बहुत बड़ा इशू हो जाता है यूएफसी के लिए भी अगर वो करते परफॉर्म बहुत बैडली। तो दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी फॉर निक डियाज़ वापस आ रहे हैं एक लंबे गैप के बाद। बट आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे दिखाई देंगे, नॉट फिजिकली, बट वो क्या करेंगे जो फाइट करेंगे, क्या करेंगे वो केज के अंदर। क्या वो स्लो होंगे, क्या वो फास्ट होंगे, क्या वो थक जाएंगे, क्या वो सेम फाइटर हैं या उससे बेहतर हैं, या उससे बहुत कम हो गए हैं। या दोस्तों बहुत सारा सवाल हैं जो कि अब हमें हमें तभी मिलेंगे जब हम ये फाइट देखेंगे। बट ये दोस्तों गुड थिंकिंग बाय यूएफसी, दिस इज़ अ गुड फाइट। एंड आई बिलीव कि इस फाइट के बाद शायद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे अगर फाइट जीत जाते हैं निक डियाज़, बहुत सारी फाइट दोस्तों हैं जो उनके लिए पॉसिबल है। निक वर्सेस होरे मास्विडाल, निक वर्सेस कॉनर, निक वर्सेस, देयर आर सो मेनी फाइट दोस्तों, देयर आर सो मेनी फाइट्स अगर जहाँ पे जीतते हैं निक डियाज़। क्योंकि उनके जो भाई हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं फॉर फैंस। और यहाँ पे दोनों फाइटर्स हैं जबकि जब साथ में फाइट कर सकते हैं एक कार्ड के ऊपर, मैच में कितना बड़ा कार्ड होगा, दोनों भाई एक कार्ड के ऊपर एक उनके उनके स्टेट में उनकी उनकी जगह पे फाइट करेंगे वो स्टॉकटन में। दोस्तों बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है वो। बट दोस्तों यस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और आई फील गुड फॉर रॉबी। लगातार फाइट हारने के बाद मे बी उनके पास बेटर चांस है ये फाइट जीतने का, बजाय फिर से खेलने का अगेंस्ट टॉप गाय लाइक कोबी और लाइक आरडीए और नील मैग्नी, जो कि इस टाइम पे अभी भी बहुत स्ट्रांग है। नील मैग्नी ही स्टिल स्ट्रांग यार, ही स्टिल स्ट्रांग, वेरी मतलब यंग कंपेयर टू लॉलर। तो ये फाइट दोस्तों सेंस करती है बजाय हमजद वर्सेस निक डियाज। नॉट नाउ दोस्तों, नॉट नाउ। और दोस्तों वी हैव सम टाइम, सो या वापस आ रहे हैं फाइट करने के लिए हमजद भी। एंड आई एम सॉरी मेरे पास उनकी कोई फ़ोटो नहीं है अभी, बट यस वापस आ रहे हैं फाइट करने के लिए हमजद। और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट ली जिंगलैंग। लेट मी करेक्ट दिस नेम, इससे पहले आप मुझे मार दें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऐसा दोस्तों पहले भी हुआ है। हमजा चिमाए वर्सेस ली जिंग लियांग। दोस्तों यस, दोस्तों ये फाइट बुक हो गई है फॉर यूएफसी 267, जो कि शायद होगी अक्टूबर में इन अबू धाबी, फाइट आइलैंड, लास वेगस। फाइट आइलैंड, लास वेगस ऑफ आवर सेकेंड लास वेगस, एक तरीके से अनक्राउंड फाइट कैपिटल फॉर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरफ लास वेगस है, इस तरफ अबू धाबी है।
स्टिल दोस्तों बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग वैक्सीनेशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, शॉर्ट दोस्तों एपिसोड 30 मिनट। और हालांकि हमारे पास बहुत से और न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे मंडे से। कल मिलते हैं हमारी लाइव Q&A के लिए, बात करते हैं कि क्या सवाल हैं आपके, कैसा लगा आपको लास्ट इवेंट और क्या होगा आगे। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा डल वीडियो, स्टिल आई डोंट फील एट बेस्ट, बट आई थिंक शायद कल तक आई शुड बी। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल लाइव Q&A।